बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी क्लब पास पेपर 2024 आज सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारे पास सवाल है, व्हेन वाज 18 अमेंडमेंट पास्ड फ्रॉम द नेशनल असेंबली। 18वीं तरमीम, 18वीं आईनी तरमीम कब पास होती है? तो वो याद रखिएगा अप्रैल 2010 में पास होती है। और इस 18वीं आईनी तरमीम का बेसिक मकसद ये था कि सूबों को खुद मुख्तियारी दी जानी थी। तो बेसिकली जो प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस है, सूबों की जो खुद मुख्तियारी है, उसका ताल्लुक 18वीं आईनी तरमीम से है। और ये उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से पेश की जाती है, पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से पेश की जाती है। तो 18वीं आईनी तरमीम 18 अमेंडमेंट पाकिस्तान के आइन में, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कब पेश की जाती है? वो अप्रैल 2010 में पेश की जाती है। और फिर इसी तरह से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि 25वीं आईनी तरमीम, 25वीं आईनी तरमीम जो अमेंडमेंट है वो कब पेश की जाती है? याद रखिएगा वो 31 मई 2018 को पेश की जाती है। और उसका बेसिक मकसद क्या होता है कि 25वीं जो तरमीम है उसका मकसद ये है कि जो फाटा हैं, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड जो ट्राइबल एरियाज हैं, उसको मर्ज कर दिया गया था केपीके में। तो 25वीं आईनी तरमीम कब पेश की जाती है? अप्रूव होती है 31 मई 2018 को ये अप्रूव होती है। और इसके मुताबिक जो फाटा है, जो ट्राइबल एरियाज हैं, उनको केपीके में जम कर दिया जाता है। और रिसेंटली जो 26th अमेंडमेंट जो कि अभी अभी हुई है, 26th अमेंडमेंट याद रखिएगा जी, 26 जो अमेंडमेंट हुई है ये कब पेश की जाती है? ये 20 अक्टूबर 2024 को अब इसकी प्रपोजल बनाई जाती है। और फिर 21 अक्टूबर 2024 को इसको अप्रूव कर दिया जाता है। याद रखिएगा जी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 26वीं आईनी तरमीम, जिन 26th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये कब प्रपोजल इसके पेश की जाती है? याद रखिएगा तो इसका प्रपोजल 20 अक्टूबर को इसकी प्रपोजल पेश की जाती है। और फिर 21 अक्टूबर को इसकी जो प्रपोजल है, इसकी जो उसको अप्रूव किया जाता है। तो 20 अक्टूबर को ये प्रपोजल पेश की जाती है। और फिर इसी प्रपोजल को प्राइम मिनिस्टर साहब भेज देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फिर इसको अप्रूव करके, कौन सी डेट को अप्रूव करते हैं? 21 अक्टूबर को ये अप्रूव करते हैं। फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इसमें टोटल कितनी क्लासेस हैं जो 26th अमेंडमेंट है? ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो 26th अमेंडमेंट है बेटा, अमेंडमेंट, इसमें टोटल कितनी क्लासेस हैं? 27 क्लासेस हैं, याद रखिएगा। और इसमें सबसे एक अहम क्लास ये भी शामिल किया गया था कि ये 1 जनवरी के 1 जनवरी 2028 तक जो सूद है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, जो रिबा है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसमें ये भी एक अहम शिक डाली गई थी। और फिर इसमें जो सबसे अहम शिक ये डाली गई थी कि इस 26वीं आईनी तरमीम में, इसमें सबसे अहम शिक ये डाली गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको इलेक्ट करने का, उनको सिलेक्ट करने का जो इख्तियार है वो पार्लियामेंट के पास आ गया है। और फिर ये डिसाइड हुआ था कि सुप्रीम पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी, यानी SPC, सुप्रीम पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी। सुप्रीम पार्लियामेंट्री कमेटी, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो बनाई जाएगी। और फिर वो डिसाइड करेगी, पहले तो ये डिसाइड होता था कि भाई जो सीनियर मोस्ट 3 जज हैं उनमें से जो सीनियर मोस्ट जज है उसी को ही चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा। लेकिन जब ये 26वीं आईनी तरमीम पेश की जाती है तो इसमें जो पार्लियामेंट है उसको ज़्यादा इख्तियार दिया गया है। और फिर जो एक सुप्रीम कोर्ट का एक सो मोटो पावर्स थी वो भी एक्शन ख़त्म कर दिया गया था। और फिर ये कानून साजी की गई थी कि भाई सुप्रीम पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी। इसमें क्या होंगे? इसमें 8 नेशनल असेंबली के मेंबर शामिल होंगे, 8 नेशनल असेंबली से होंगे और 4 होंगे सेनेट से, 4 होंगे सेनेट से। ये मिलकर डिसाइड ये करेंगे कि हु विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हु विल बी
द चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन होंगे, वो ये डिसाइड करेगी कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। इट मींस कि पार्लियामेंट को थोड़ा सा सुप्रीमेसी दी गई है ओवर टू द सुप्रीम कोर्ट। पहले ये था कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो सीनियर मोस्ट जज होता था 3 में से, और उसको 3 साल के लिए लगाया जाता था। लेकिन अब क्या है, इस 26वीं आईनी तरमीम से जो चीफ जस्टिस है उसको लगाने का तरीकाकार भी मैंने बता दिया है कि उसमें टोटल 27 क्लासेस हैं और उसमें सुप्रीम पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी ये डिसाइड करेगी कि जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनमें से किसको पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान की उसका चीफ जस्टिस किसको मुकर्रर किया जाना चाहिए। तो ये भी 26वीं आईनी तरमीम का ही खासा है और जो कि रिसेंटली अप्रूव्ड भी हुई है। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे भी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वहाँ सवालात भी पूछे जाएंगे। कंसेप्चुअल और रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है द फेमस बुक द डॉटर ऑफ ईस्ट इज रिटन बाय, वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की लिखी हुई किताब है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा को दुख्तर मशरिक भी कहा जाता है। भुट्टो की बेटी आई थी और जान हथेली पे लाई थी, और जब ये जान हथेली पे लाई थी 27 दिसंबर 2007 को उनको असैसिनेट कर दिया जाता है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। 27 दिसंबर 2007 इनको असैसिनेट कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है और उनके कातलों का सुराग आज तक नहीं मिल सका। और फिर ये भी सवाल बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से पूछा जा सकता है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कितनी दफ़ा ये रह चुकी हैं। तो 2 दफ़ा ये प्राइम मिनिस्टर के तौर पर रह चुकी हैं। द फर्स्ट वन इज ये 11th प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, और ये 1988 टू 1990 इनका पहला टेन्योर था। उस वक्त ये 11वीं पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होती हैं और उस वक्त पाकिस्तान की नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया की भी पहली खातून वज़ीर आज़म इलेक्ट होने का एजाज़ इनको हासिल है। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म, पहली खातून जो वज़ीर आज़म है इलेक्ट होने का एजाज़ वो भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के पास ही है। तो बतौर प्राइम मिनिस्टर इनका पहला टेन्योर कौन सा है, 1988 टू 1990, और उसके बाद जो नेक्स्ट इनका टेन्योर आता है बतौर 13वीं वज़ीर आज़म के प्राइम मिनिस्टर के, वो 1993 से 1993 टू 1996 इसका सेकंड टेन्योर है। और बीच में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आते हैं, उनकी हुकूमत आती है। तो ओवरऑल बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जो टेन्योर है वो 2 दफ़ा है बतौर प्राइम मिनिस्टर वो इलेक्ट होती हैं, और मुस्लिम दुनिया की भी और पाकिस्तान की भी पहली खातून वज़ीर आज़म इलेक्ट होने का एजाज़ भी अपने नाम करती हैं। लेकिन ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं की, किस्मत ने वफ़ा नहीं की। उनको 27 दिसंबर 2007 को अपनों ने ही शहीद कर दिया था, अपनों ने ही असैसिनेट कर दिया गया था। और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की डेट ऑफ बर्थ क्या है। 21 जून 1953 को ये पैदा होती हैं, इनकी जो पैदाइश होती है। और फिर इनकी डेट ऑफ डेथ क्या है, 27 दिसंबर 2007 को इनको असैसिनेट कर दिया जाता है नामालूम लोगों की तरफ से, और आज तक उनका नहीं पता चल सका कि वो जो कातिल थे वो कौन थे। तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा को शहीद कर दिया जाता है, शहीद जमहूरियत और दुख्तर मशरिक भी इनको कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है विच टावर इज फेमस फॉर इट्स लीन। इसके झुकाव की वजह से कौन सा टावर मशहूर है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा इसका झुकाव है, तो वो कौन सा है, वो है पिसा टावर है। और ये कहाँ किस कंट्री में है, ये भी सवाल अक्सर का पूछा जा सकता है। ये इटली कंट्री में है, याद रखिएगा। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये कितने डिग्री जो है ये लीन इसका झुकाव हो चुका है। तो बास का 3.97 3.99 डिग्रीज, या ओवरऑल अगर बात करें तो 4 डिग्री भी जिसका झुकाव है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। इसका लीन जो एंगल है, इसका लीन एंगल
झुकाव का एंगल कितना है, वो 3.99 या 3.97 या ओवरऑल इसको 4 भी कंसीडर करते हैं, तो इसका ये भी सवाल बन सकता है कि इसका झुकाव का एंगल क्या है, वो है इट्स नियर अबाउट 4. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA was recognized by the United Nations. तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से 1957 में इसको रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा वियना में है, याद रखिएगा जी, वियना। और ये कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया कंट्री। इट्स नॉट ऑस्ट्रेलिया। बास्केट कमीशन के इम्तिहान में वो ट्रिकी आपको ऑप्शन देता है, इट्स बेसिकली ऑस्ट्रिया, इट्स नॉट ऑस्ट्रेलिया। सो कीप इन माइंड कि ये ऑस्ट्रिया है और ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वियना, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। सो IAEA बास्केट, इसका वो एक्रोनिम भी पूछ लेता है, तो इसका एक्रोनिम क्या है बेसिकली कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और इसका बेसिक स्लोगन क्या है कि एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, के पीस और डेवलपमेंट के हवाले से इसका मेन स्लोगन भी है। तो ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेंज सेपरेट्स चाइना फ्रॉम पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान को सेपरेट करने वाला कौन सी रेंज है, वो है कराकरम रेंज, याद रखिएगा जी। उसके बाद है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ अर्थ, दैट इज वो मेंटल है, याद रखिएगा। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि अर्थ के हवाले से इसमें टोटल 71% वो मौजूद है पानी और 29% दैट इज लैंड, वो जमीन है, वो खुश्की का एरिया है। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर याद रखिएगा, द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और हाइड्रोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर द पार्ट ऑफ अर्थ दैट इज ऑक्युपाइड बाय द वाटर, वो वाटर से ही ऑक्युपाइड है। इसीलिए जमीन को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है कि अर्थ जो है इट्स बेसिकली द ब्लू प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, द ब्लू प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। के सोलर सिस्टम में क्यों इसको ब्लू कहा जाता है, नीला क्यों, क्योंकि इसमें मोस्टली जो है आब यानी पानी की वजह से इसको क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। और एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर बेसिकली ज़मीन के इर्द गिर्द गैसों का एक गिलाफ है, उसे नाम देते हैं दैट इज़ द एटमॉस्फेयर, याद रखिएगा जी, दैट इज़ एटमॉस्फेयर। और उस एटमॉस्फेयर में अगर कंपोजिशन के हवाले से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन होती है। कितने परसेंटेज होती है, याद रखिएगा 78% इसकी कंपोजिशन होती है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट इज द ऑक्सीजन 21%, ये भी उसकी कंपोजिशन है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये भी सवाल आपको याद होने चाहिए ताकि आपका एक एक नंबर भी सेव हो सके। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इज ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, ये मुस्लिम ममालिक की एक तंजीम है। द नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, द रियल नेम ऑफ नवाब मोहसिन अल मुल्क। नवाब मोहसिन अल मुल्क का असल नाम क्या है, सैयद मेहदी अली इनका असल नाम है, याद रखिएगा। उसके माने कि मोइन अख्तर वाज अ फेमस इन द फील्ड ऑफ, मोइन अख्तर जो हैं वो कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह थे। मोइन अख्तर साहब कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह थे। मोइन अख्तर साहब के बारे में ये सवाल पूछा हुआ था। उसके बाद हमारे पास सवाल है द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर, मतलब ये कि उस वक्त ये कहा जाने लगा कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बेसिकली ये हिंदू और मुसलमानों को यूनाइट करने का काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से इनकी स्ट्रगल्स के हवाले से, इनकी कोशिशों के इतराफ़ में इनको कहा जाने लगा, क्या इनको कहा जाने लगा कि एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू मोहम्मद अली जिन्ना। ये किसने दिया था मोहम्मद अली जिन्ना को, ये सवाल पूछा हुआ था। ये सर जोनी नायडू साहब ने ये टाइटल दिया था कि क़ायद आज़म साहब जो हैं ये हिंदू मुस्लिम सफ़ीर के तौर पे जाने जाते हैं क्योंकि दोनों को ये यूनाइट करने का काम भी कर रहे हैं। तो ये सवाल पूछा हुआ था क़ायद आज़म के हवाले से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अबॉलिश्ड खिलाफत इन तुर्की।
तुर्की में खिलाफत किसने ख़त्म की थी? मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब ने तुर्की की जो खिलाफत है वो सिलसिला ख़त्म किया था। उसके बाद एट द टाइम ऑफ पार्टीशन कलात बेसिकली एक स्टेट, एक रियासत थी, याद रखिएगा जी। इसी तरह से बहावलपुर भी, नवाब बहावलपुर के नाम से जाने जाने वाले जो बहावलपुर थी वो भी एक रियासत थी उस वक्त पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन प्लेस टू अ लोअर कंसंट्रेशन प्लेस, उसको क्या नाम देते हैं? उसको डिफ्यूजन का नाम देते हैं। और याद रखिएगा ये भी सवाल एक दफ़ा पूछा हुआ था कि हम जो सांस लेते हैं ये किस प्रोसेस के तहत सांस लेते हैं? वो भी डिफ्यूजन के तहत सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि हवा में ऑक्सीजन परसेंटेज ज़्यादा है, हमारे लंग्स में कम है, तो इसीलिए हवा डिफ्यूज़ होकर, हवा से ऑक्सीजन हवा में ज़्यादा है, हमारे लंग्स में कम है, और डिफ्यूजन क्या प्रोसेस होता है कि जिसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। चूँकि हमारे लंग्स में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है और हवा में ज़्यादा है, इसीलिए हवा डिफ्यूज़ होके आती है, याद रखिएगा। सो डिफ्यूजन इसे कहते हैं कि जिसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होती है। उस अमल को क्या नाम देते हैं? डिफ्यूजन का नाम देते हैं। और डिफ्यूजन का अमल किस में ज़्यादा होता है? ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो याद रखिएगा गैसेस में डिफ्यूजन का अमल सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है जी। डिफ्यूजन का अमल गैसेस में सबसे ज्यादा होता है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो फार अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर होते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है इन केस ऑफ द गैसेस, और इन केस ऑफ द लिक्विड्स थोड़ा सा वो करीब करीब होते हैं, और उस वजह से डिफ्यूजन का अमल थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम हो जाता है। सो दैट इज द लिक्विड। और अगर सॉलिड की बात करें बेटा, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल पैक्ड होते हैं क्लोजली, और क्लोजली पैक होने की वजह से डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो इतना क्विकली नहीं हो पाता। तो केमिस्ट्री की वजह से ये भी सवाल पूछा हुआ था। और ये भी पूछा जा सकता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस किस में डिफ्यूजन का अमल सबसे ज़्यादा होता है? तो गैसेस के अंदर डिफ्यूजन का अमल सबसे ज़्यादा होता है। इसी तरह से अगर एवापोरेशन की डेफिनेशन पूछी जाए तो एवापोरेशन, याद रखिएगा, एवापोरेशन ये एक ऐसा अमल होता है जिसके कोई लिक्विड कन्वर्ट होता है, किस में? वो गैस में कन्वर्ट होता है या वेपर में कन्वर्ट होता है। तो ये एक ही बात है कि एवापोरेशन इसको नाम देंगे जिसमें कोई लिक्विड कन्वर्ट होता है, किस में? वो गैस या वेपर में तब्दील होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है साइंस के हवाले से कि वो डेफिनेशन कौन सी है कि जब एक सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में या वेपर में, तो उस अमल को क्या नाम देते हैं? याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड एज द सब्लिमेशन प्रोसेस। दैट इज नोन एज the sublimation process, the process in which a solid directly converts into the gas without being converted into a liquid। उस अमल को क्या नाम देंगे? सब्लिमेशन नाम देंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म साइंस के हवाले से डेफिनेशन पूछी जा सकती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन चाइना जॉइंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चाइना ने 2001 में इसको ज्वाइन किया था। उसके बाद है कि इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट बिकॉज ऑफ ट्री रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब याद रखिएगा जी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे जो है वो दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, याद रखिएगा। ड्यूरिंग डे टाइम पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से एब्जॉर्ब करते हैं, और क्योंकि पौधे का जो पत्ता है वो खुराक बनाने की फैक्ट्री होता है जी। लीफ जो है पत्ता, दैट इज द फूड सिंथेसिस फैक्ट्री होता है। और ये क्या करता है ड्यूरिंग डे टाइम? याद रखिएगा जी कि डे टाइम में क्या करता है? सूरज की रोशनी हुई, सन, उससे लाइट लेकर, और इसी तरह से हवा, एयर से क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, और जमीन से क्या है? H2O लेकर पानी, ये ग्लूकोज बनाता है जी। चूंकि डे टाइम में क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा होता है जी। और रात के टाइम चूंकि लाइट नहीं है, और रात के टाइम लाइट नहीं है, इसी वजह से रात के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं है, रात के टाइम रेस्पिरेशन हो रही होती है मींडू से, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और उस रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है कोई भी
प्लांट जो ट्री होता है, तो इसीलिए रिकमेंडेशन ये की जाती है कि रात के वक्त दरख्तों के नीचे ना सोया करो। क्यों? वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वो खारिज कर रहे होते हैं, वो प्लांट, वो लीव्स, वो ट्रीज, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे लंग्स में, फेफड़ों में आती है तो थोड़ा सा सफोकेशन होती है, घुटन होती है, और हम ये समझते हैं कि गोया यहाँ किसी भूत या चुड़ैल या इस चीज़ वगैरह का साया है। तो ये बात बिल्कुल सरासर गलत है, और साइंटिफिक हवाले से उसकी एक्सप्लेनेशन ये है। इसीलिए रिकमेंडेशन ये की जाती है कि रात के टाइम किसी भी दरख्त के नीचे ना सोया करो जी। उसके बाद अगला हमारे पास सवाल है कि द F7 की इज कॉमनली यूज्ड। F7 की बेसिकली चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये स्पेल और ग्रामर चेक करने के लिए F7 की इस्तेमाल की जाती है, याद रखिएगा जी। ये भी सवाल कंप्यूटर के हवाले से सवाल पूछा हुआ था, शॉर्टकट कीज के हवाले से जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज हेल्थ इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू हार्ड वर्क। उसकी जो सेहत है वो ख़राब हो चुकी है। ये एक फ्रेजल वर्क के हवाले से सवाल पूछा हुआ था। चेंज द वॉइस, शी विल हैव संग अ सॉन्ग। अब सबसे पहला काम ये होता है कि वैसे में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ये मेरे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है बेटा जी। तो ऑब्जेक्ट को मैं चेंज करूंगा सब्जेक्ट में, अ सॉन्ग। अब विल हैव बीन, चूंकि फ्यूचर परफेक्ट है, हम बीन का इजाफा करते हैं बेटा, परफेक्ट टेंस कोई भी हो। विल हैव बीन हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगी, संग बाय। यहां पे शी सब्जेक्टिव केस है, इसको मुझे बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव केस, शी हर हर। सो अ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय हर। सो ये उसका तरीका है। उसके बाद है कि विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज यूज्ड टू शो हाउ ऑफन अ थिंग हैपेंस। कितनी दफा होती है, तो उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव सीन दिस मैच ट्वाइस, आई हैव सीन दिस मूवी ट्वाइस। अब ये ट्वाइस, थ्राइस, वंस, ऑलवेज, और याद रखो यहां अक्सर का स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऑलवेज क्या है बेटा जी? आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं उठता हूं, कब उठता हूं? मैं हमेशा। सो ऑलवेज, नेवर, एवर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं। द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस विद स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं वो ऑलवेज को समझते हैं ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। सो याद रखिएगा, इट्स नॉट एडवर्ब ऑफ मैनर, इट्स बेसिकली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ही है, और फ्रीक्वेंसी में तादाद को ज़हर किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड टू इंडिकेट द एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को नाम बोलेंगे कि सादा जुमले, या उसको नाम देते हैं कि ये बयानिया जुमले हैं। तो सिंपल सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या नरेटिव सेंटेंस, उनके एंड पे क्या इस्तेमाल करते हैं? याद रखिएगा, सिर्फ फुल स्टॉप ही इस्तेमाल करते हैं। और इसके मुकाबले में टाइप ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से बात की जाए तो हमारे पास अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होते हैं, फॉर एग्जांपल गेट आउट ऑफ माई रूम, कम हेयर, गो देयर, तो फिर पास्ट वर्ड नेगेटिव भी दोनों हो सकते हैं जी। इसी तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई दुआ या बददुआ दी जा रही होती है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, इसमें दुआ दी जा रही है, एंड मे यू गो टू हेल, इसमें क्या है? बददुआ दी जा रही है। ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहां पूछा हुआ था कि सिंपल सेंटेंस मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस के आखिर में क्या लगता है? पंक्चुएशन के रूल के मुताबिक फुल स्टॉप ही लगता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जी। द हाउस इज लार्ज, घर तो बड़ा है, बट इज क्वाइट ओल्ड फैशन, लेकिन ये ओल्ड फैशन है। तो यहां बट इस्तेमाल होता है, ये बेसिकली कंजंक्शन है, याद रखिएगा जी। कंजंक्शन बेसिकली ये दो वर्ड्स को, दो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को, या जुमले के दो हिस्सों को या दो जुमलों को आपस में मिलाने का काम करता है, याद रखिएगा जी। और फैन बॉयज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है, फैन बॉयज, कि जिसमें कोई सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होगा या कोई भी क्लास क्या होगी, वो कोऑर्डिनेट क्लास होगी, जिसमें फॉर, एंड, नॉर, बट, आर, येट, सो, ये उसमें तरतीब आएगी फैन बॉयज के हवाले से। उसके बाद द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब इज, प्रोवर्ब कौन सी है? यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, कि अगर आप मुझे नुकसान पहुंचाओगे तो मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। सो इट मीन्स कि अगर मेरे साथ अच्छाई करोगे तो मैं भी अच्छाई करूंगा। सो दैट्स इफ यू डू मी अ फेवर आई विल रिटर्न इट टू यू, अगर आप मेरे साथ अच्छाई करोगे मैं भी अच्छाई करूंगा, मैं भी जी बिस्मिल्लाह बोलूंगा जी, ठीक है, वेलकम करूंगा उसको। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेंटेंस?
ही इज एज ऑनेस्ट एज आई, सो याद रखिएगा यहां पर सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन का, याद रखिएगा जी, सब्जेक्टिव केस ही इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा जी, कि जब भी एज और उसके साथ एडजेक्टिव और एज आ जाए, जैसे एज एडजेक्टिव एज, प्लस में क्या करूंगा सब्जेक्टिव केस लगाऊंगा प्रोनाउन का, जैसे एज ऑनेस्ट एडजेक्टिव एज और फिर प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आई आएगा। इनकरेक्ट सेंटेंस वाज मी, सो मी इज इनकरेक्ट, सो द करेक्ट सेंटेंस इज ही इज एज ऑनेस्ट एज आई आएगा। उसके बाद हर पेरेंट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग इज, अब इन द मॉर्निंग क्या है, ये बेसिकली फ्रेज है। अब फ्रेज क्या है, फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज मीनिंगलेस। इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए ये किसी रेस्ट ऑफ द पार्ट पे डिपेंड करेगा जी, इसका कोई इसमें वर्ब भी नहीं होता ना, इसमें अपना उसका प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल ही केम हियर 2 days ago, ही केम, वो आया, कब आया भाई 2 days ago, 2 days ago। अगर सिर्फ मैं 2 days ago पढ़ने लग जाऊं, इसको ना ही पढ़ूं तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। सो 2 days ago क्या मुराद है, कुछ पता नहीं है जी। सो ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट इट इज फ्रेज। तो फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does not make a complete meaningful sense, जो complete meaningful sense नहीं देता। For example, we wear warm clothes in winter season। अब in winter season क्या है, that's phrase। I get up early in the morning, अब early in the morning क्या है, it's basically phrase, ठीक है। he came here 2 hours ago, 2 days ago, 3 days ago। so ये सारे के सारे क्या हैं, ये phrase हैं। so phrase is a group of words basically जिसके कोई खास मानी और मफहूम नहीं होते। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म डीएनएस स्टैंड्स फॉर, ये डोमेन नेम सिस्टम है, कंप्यूटर के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट इन द टी लीव्स इज, बेसिकली उसमें 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, लेकिन मेन उसमें कौन सा कंपोनेंट होता है, दैट इज द कैफीन, उसमें मेन कंपोनेंट होता है जी। विच प्रॉफिट इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिसको जद्दुल अंबिया भी कहा जाता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह जिनका लक़ब है अल्लाह का दोस्त, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है फादर ऑफ मुस्लिम भी जाने जाते हैं। उसके बाद इन विच सूरा, वज़ू एंड तयम्मुम, वज़ू और तयम्मुम का जो तरीक़ाकार है, वज़ू और तयम्मुम का तरीक़ाकार किस सूरत में मेंशन किया गया है, तयम्मुम और मेंशन इन द होली कुरान, वो सूरा अल-मैदा के अंदर ये बयान किया गया है। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि वो कौन सी ऐसी सूरत है कि जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है, वो सूरह तौबा है, और वो कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आती है, वो है सूरह नमल। तो ये भी अपने याद रखना है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। सोशल बाइकआउट ऑफ बनु हाशिम मक्कर्डिन, वो 7 नबी को सोशल बाइकआउट कर किया गया था कि बनु हाशिम के साथ जो है वो कोई भी सोशल मुआशरती लेन देन नहीं किया जाएगा, तो ये सोशल बाइकआउट रखा गया था। कब 7 नबी को जी। हज़रत यूनुस रिमेंड इन द एब्डोमेन ऑफ द फिश फॉर हाउ मेनी डेज, वो 40 दिन के लिए जो है मछली के पेट में रहे थे। तो अल्लाह ताला जो है जिसको ज़िंदा रखना चाहे वो ज़िंदा रख सकता है, तो ये एक मौजज़ा भी है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन मछली के पेट में रखा गया था। उसके बाद है कि हाउ मैनी वॉर्स फॉट बिटवीन पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान 4 जंगें लड़ी गई थी। सबसे पहली जंग 1947 से 48 में, ठीक है, उसके बाद 1965 में, ठीक है, और उसके बाद अगली जंग 1971 में, और अगली जंग जो 1999 में 1999, ये 4 टोटल जंगें लड़ी गई थी, 1 2 3 एंड देन 4 बिट, तो 4 जंगें लड़ी गई थी। और ये जो जंग है इसको कारगिल वार के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। जंग कारगिल की जो जंग थी, ठीक है, उस वार से भी इसको जाना जाता था। तो टोटल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कितनी जंगें हो चुकी हैं अब तक, 4 जंगें हो चुकी हैं। और उस 4 जंगों के हवाले से सबसे पहली जंग 1947 से 1948, 1965 सेकंड, थर्ड इज 1971 एंड द फोर्थ वन इज 1999, दैट इज आल्सो नोन एज द कारगिल वार एज वेल। उस हवाले से भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि कारगिल वार का ईयर कौन सा है, दैट इज 1999। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। The next question is, if a certain job can be finished by 18 workers in 26 days, how many workers are needed to finish the jobs in 12 days? अब इसका सादा सा तरीका कार है जी, हमने क्या करना है, एक साइड पे लिखना है वर्कर्स,
और एक साइड पे लिखना है डेज। ये तो एक सवाल मैथ का लाजमी आता है, बहुत ही आसान होते हैं जी। अब अगर 18 वर्कर्स हैं, 18 वर्कर्स हैं तो उसके लिए दिन कितने चाहिए अभी? 26 दिन चाहिए जी। हाउ मैनी वर्कर्स, मुझे कितने वर्कर्स चाहिए, मैं एक्स लगा देता हूँ। आर नीडेड टू फिनिश द जॉब इन 12 डेज, मैंने 12 दिनों में ख़त्म करना है। अब देखिए अगर 18 वर्कर हैं तो 26 दिन लगते हैं जी, ठीक है। 26 दिन के लिए 18 वर्कर चाहिए। अगर वही काम 12 दिनों में खत्म करना है, यानी दिन हमारे पास कम हो जाएंगे, तो वर्कर मुझे क्या चाहिए? अल्टीमेटली ज्यादा चाहिए। सो दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप। जब एक चीज बढ़ रही हो दूसरी कम हो रही हो तो उस वक्त इनवर्स रिलेशनशिप होता है भाई। 26 दिनों का काम तो 18 वर्कर करते हैं, और अगर 12 दिन दिए जाएं भी काम मुकम्मल करो तो मुझे 18 की बजाय ज्यादा वर्कर लगाने पड़ेंगे। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स में क्या करना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा, किसी एक को आप एरो डाउन से, किसी एक को आप अप से शो कर सकते हो। ये से इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं। आपकी मर्जी, आप इसको डाउन करो, इसको अप करो, आपकी मर्जी है जी, ठीक है। अब मैं करूंगा 12 ओवर 26 रेशो, ये मैंने 12 ओवर 26 किया, इधर मैं 18 ओवर एक्स करूंगा जी, 18 ओवर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसको कहते हैं कि ज़रबे चले पाई का तरीकाकार। अब मैं क्या करूंगा, 12x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाई 26 हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल होते हैं जी। मैंने चूंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैं बटा 12 कर दूंगा जी, 12 से कैंसिल। अब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 6 पे, 6 2s are 12 और 6 3s are 18, 2 1s are 1, 2 13s are 26। तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये कितना आता है? 39 डेज, 39 दिन इसका सही जवाब आता है। और ये आसान तरीन सवाल है, अगर इस फार्मूले के तहत आपको याद हो जाए जी। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 20, व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, उनके रेसिप्रोकल्स का नंबर क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये x है, इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा? 1 ओवर x बनेगा। और अगर 1 ओवर x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा? रेसिप्रोकल उलट x बनेगा जी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास सम ऑफ टू नंबर्स, मैं लिखता हूं x एक नंबर है, y दूसरा है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो ये कहता है कि टू नंबर्स का सम कितना होना चाहिए? 10। x प्लस y इज इक्वल टू 10 होना चाहिए जी, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 20, उनका प्रोडक्ट x y इज इक्वल टू, मेरे पास कितना है वो 20 होगा। व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, उनका रेसिप्रोकल, उनका उलट का सम क्या होगा? आप देखिएगा जी, उलट क्या बनेगा? x y का मेरे पास बनेगा x 1 ओवर x प्लस 1 ओवर y, ये उनका रेसिप्रोकल है, ये उलट है उनका। अब मैं इनका क्या लूंगा जी? एलसीएम ले लूंगा। एक्स वाई का एलसीएम क्या आएगा? एक्स वाई ही आ जाएगा, ठीक है। यहां से एक्स एक्स डिवाइड हो गया, वाई बच गया, प्लस वाई वाई डिवाइड हो गया, एक्स बच गया। सो इट मींस मेरे पास बचेगा बेटा एक्स प्लस वाई ओवर एक्स वाई, मेरे पास बच गया। अब मैंने क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट कर देनी है सादा सी। एक्स प्लस वाई कितने के बराबर है भाई? एक्स प्लस वाई तो 10 के बराबर है। मैं यहां लिख दूंगा बेटा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ओवर एक्स वाई किसके बराबर है? 20 के बराबर है। यहाँ एक्स वाई मैं क्या कर दूंगा? 20 कर दूंगा, 0 0 से कैंसिल, 1 ओवर 2, सो 1/2, 1/2 इसका राइट आंसर है। ये भी आसान तरीन तरीका है उसको हल करने का, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। अगला सवाल हमारे पास है कि वसल का मुजाद क्या है? वसल का मुजाद है हिजर, याद रखिएगा। दी मुअज्जिन न्याज़ा शब वसल पिछले पहर, हाय कमबख्त को किस वक्त खुदा याद आया। उसके बाद है कि मज़ा निगारी के हवाले से कौन से शहर मशहूर हैं? यानी कि जब हमारे मिलने मिला की घड़ी आ गई थी तो मुअज्जिन साहब ने कहा कि चलो जी चलते बनिए जी। अगला सवाल हमारे पास है कि मज़ा निगारी के हवाले से कौन से शहर मशहूर हैं? तो अकबर इलाहाबादी मज़ा निगारी के हवाले से मशहूर हैं। उर्दू अहद का ज़र्री कौन सी सदी का दौर कहलाता है? सुनहरा, वो 18वीं सदी का कहलाता है, याद रखिएगा। काफूर हो जाना ग्रामर की रूह से क्या है? ये रोजमर्रा भी है, मुहावरा भी है। इसका मतलब क्या है? रफू चक्कर हो जाना जी, गायब हो जाना जिसे कहते हैं जी। रफू चक्कर हो जाना या गायब हो जाना जी, ये भी आप कह सकते हो बेटा जी। इसका मफहूम भी बाज़ पूछा जा सकता है जी, गायब हो जाना। उर्दू के वाले से ये सवाल पूछे हुए थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है
दैट इज गज़ल नी वैशी सिंफ शेरी है। ये किसका कौल है? ये कलीमुद्दीन अहमद साहब का कौल है। उसके बाद एक ज़रूर मिसल आप काज महाकाज। आप काज मीन जो अपने हाथ से काम किया जाए, महाकाज वो बड़ा अच्छा होता है जी, ठीक है। इस मीन सेल्फ डन वेल डन, इसका मतलब है जो काम खुद किया जाए वही बेहतर है। और उसके बाद है अगला सवाल, तुझे इस कौम ने पाला है या गोश मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। यहाँ कौन सी सिंफ इस्तेमाल हुई है? याद रखिएगा, तलमी इस्तेमाल हुई है। ताजे सरे दारा, फारिस का जो बादशाह था उसके ताज के हवाले से, चूंकि उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है तो तलमी भी इसे कहते हैं कि ये ऐसा लफ्ज़ होता है कि जिसके पीछे कोई ख़ास मजहबी, तारीख़ी या सियासी वाक़या होता है, उसको क्या नाम देते हैं? उसको तलमी ही कहते हैं। जैसे ताजे सरे दारा, इकबाल के इस शेर में तलमी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो किसी ख़ास मजहबी, तारीख़ी या सियासी वाक़ये की तरफ इशारा करे तो उसे क्या नाम देते हैं? उसे तलमी कहते हैं। जैसे कोहे तूर है, जैसे आतिश नमरूद है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है कि महवे तमाशाए लबेबाम अभी। वहाँ पे अक्ल पीछे और इश्क आगे चला गया था। तो आतिश नमरूद ने जो आग जलाई थी नऊज़ुबिल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के हवाले से, तो वो भी क्या है? एक तलमी है। कोहे तूर भी इसी तरह से वो एक तलमी है। इसी तरह से फ़िज़ाए बदर भी एक तलमी है, ठीक है। तो ये ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो किसी ख़ास तारीख़ी, सियासी या मजहबी वाक़ये की तरफ इशारा करते हैं, उसे तलमी कहा जाता है।